स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। माय नेम इज देवाशीष और हम पढ़ रहे हैं साउंड के बारे में। इससे पहले 2 लेक्चर हम साउंड के कवर कर चुके हैं। लेक्चर में हमने साउंड का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकंड लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आपको साउंड के साथ साथ वेव के रिफ्लेक्शन का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। देखिए बच्चों, मान लीजिए हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव यानी कि साउंड वेव के से ही रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं वेव से भी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बताऊंगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई इंसिडेंट वेव है, उसकी इक्वेशन हमने ली है ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए आई से यहाँ पर मेरा मतलब है जो इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, हम साउंड वेव का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अब जो साउंड वेव आ रही है या कोई भी वेव आ रही है, ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पर वेव बोल रहा हूं तो आप साउंड वेव के लिए ही समझना, या अगर मैं बीच में साउंड वेव बोल देता हूं, दोनों के लिए एक जैसा ही केस लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी साउंड वेव आती है या कोई भी वेव आती है तो वो किसी न किसी सरफेस से टकरा सकती है। जैसे यहां से कोई वेव आई, वो इस सरफेस से टकराती है। अब इस सरफेस से टकरा के वो किस डायरेक्शन में जाएगी वो चीज हम अलग से देखेंगे, लेकिन बात यह है कि जो सरफेस से टकराने के बाद जो इक्वेशन, जो वेव होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी वो हम यहां पर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जिस भी सरफेस से वेव टकरा रही है वो सरफेस 2 तरह की हो सकती है, या तो वो स्मूथ सरफेस हो सकती है या हार्ड सरफेस हो सकती है। स्मूथ सरफेस को हम रेयर मीडियम भी बोल सकते हैं। जैसा ऐसा हो सकता है ना, जैसे लाइट के केस में हमने देखा था कि कोई भी रे जो है वो एयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो एयर तो रेयर मीडियम हो गया और वाटर, ग्लास, ये सारे डेंसर मीडियम हो गए एयर के रेस्पेक्ट में। सेम सिनेरियो है कि अगर यहां से साउंड आती है और इसे टकराती है तो जो सरफेस है वो या तो डेंसर हो सकती है या फिर रेयर हो सकती है। ठीक है, अब डेंसर से कहने का मतलब है हार्ड सरफेस, फिक्स सरफेस। डेंसर से मेरा मतलब क्या है, यहां पर डेंसर वाली अगर रही तो उसका मतलब हो गया हार्ड सरफेस, फिक्स सरफेस, क्लोज सरफेस ये। और रेयर से मेरा कहने का मतलब है ओपन सरफेस, ओपन हो गया, स्मूथ हो गया, ठीक है, या फ्री हो गया। इस तरह की सरफेसेस से यहां पर मेरा कहने का मतलब है। ठीक, अच्छा, ये चीज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के हम जब स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाती है तो स्टैंडिंग वेव को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। टॉपिक वो लगता बड़ा सा है लेकिन उसको हम चुटकियों में भी निकाल सकते हैं, बस कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर मान लीजिए मैं लेकर चल रहा हूं केस 1 के जो रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस से जब भी रिफ्लेक्शन होता है कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जो फेज डिफरेंस होता है, जो भी रिफ्लेक्टेड वेव होगी उस वेव में कोई, उस वेव और स्मूथ ये वाली जो इंसिडेंट वेव है उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां पर जो फेज डिफरेंस होगा वो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 रहेगा। तो फेज डिफरेंस 0 है तो अगर ये वेव देखो, अगर ये इंसिडेंट रे इस तरह से जा रही है, ये यहां पर ये सरफेस है, अब रिफ्लेक्टेड रे वेव जो आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड वेव फेज डिफरेंस कुछ नहीं है, इसका मतलब फेज डिफरेंस नहीं है। इट मींस यहां से जो रिफ्लेक्टेड वेव है ये तो इंसिडेंट होगी, तो रिफ्लेक्टेड वेव भी इसी तरह से ये आएगी यहां से। यहां पर ये डाउन है तो यहां पर भी डाउन, सेम इस तरह से ये चलकर हमारे पास इस तरह से आ रही होगी। तो यहां पर फेज डिफरेंस नहीं आया तो वाई आर इक्वल्स टू, वाई आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे वेव आर, और ए आर मतलब एम्पलीट्यूड में कम ज्यादा हो सकता है, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। मैंने प्लस क्यों लिया है, प्लस इसलिए लिया है क्योंकि माइनस का मतलब है इस डायरेक्शन में शो कर रही है। अब डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, तो इसलिए हम यहां पर प्लस लेना पड़ा। सेकेंड केस में अब लेता हूं, अगर यहां पर अगर रिफ्लेक्शन फ्रॉम हार्ड सरफेस या फिर डेंसर, ठीक है, उस केस में क्या होगा, फेज डिफरेंस जो आएगा इसको हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। तो जो फेज डिफरेंस आएगा वो आएगा पाई का, ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना, पाई का फेज डिफरेंस यहां पर आता है। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी
वो हो जाएगी ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। यहां प्लस तो आएगा ही आएगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर अगर ये वेव रिफ्लेक्टेड ये इंसिडेंट वेव है, ये सेकंड वाली, अगर ये स्मूथ सरफेस होती तो स्मूथ सरफेस के केस में क्या हो जाएगा मैं आपको बताऊं। अगर ये वेव इस तरह से बनी हुई है, मान लीजिए कि स्मूथ सरफेस है, ये इंसिडेंट वेव है वाई आई, तो रिफ्लेक्टेड वाली जो होगी वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से आएगी, इस तरह से। तो यहां ऊपर था तो ये जस्ट नीचे आ गई, तो ये रिफ्लेक्टेड होगी। ये कहां से, हार्ड वाली सरफेस से, और ये कहां से है, स्मूथ सरफेस से। ठीक है, तो ये चीज इसमें हम देख सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड वाली चीज में हम यहां पर देखा कि इंसिडेंट रे की इक्वेशन जो वेव होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी और रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी। यहाँ वेव साउंड के रेस्पेक्ट में भी हम यही इक्वेशन यूज कर सकते हैं और वेव के रेस्पेक्ट में भी यही इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये टॉपिक जैसे ही आज के टॉपिक को जैसे ही मैं कंप्लीट करूंगा उसके बाद हम शुरू करेंगे स्टैंडिंग वेव। अब आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअली जो ये जितनी भी आप लोगों ने देखा भी होगा कि साउंड की जो फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो आई है तो थोड़ा सा उन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस ज्यादा हो गया था, टाइम ज्यादा लग गया था वीडियो डालने में। उसका रीजन ये है कि एक्चुअली मैं और अशोक सर दोनों ही जॉब प्रोफाइल में है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और जैसा कि अशोक सर ने भी आपको बताया होगा कि मैं और अशोक सर दोनों अलग अलग लोकेशंस पर हैं, तो मैं उनको जब भी वीडियो अगर भेजता हूं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, उसको रेंडरिंग करने में, अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो पहली दो वीडियो तो हमने किसी तरीके से फुटोनिक्स चैनल पर अपलोड कर दी, लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो इसके आगे का जो पार्ट आने वाला है जिसमें मैं स्टैंडिंग वेव पढ़ाऊंगा, और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैंडिंग वेव, क्योंकि उस स्टैंडिंग वेव में मैं स्टैंडिंग वेव वाला पार्ट भी कवर करूंगा थोड़ा सा, और ओपन ऑर्गन पाइप वाला पार्ट भी कवर करूंगा। तो वो वाला पार्ट जो है वो अब फिजिक्स शाला चैनल पर आएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, फिजिक्स शाला वही चैनल जिस पर आपको डीपीपी के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो पुराने जो वीडियोस है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो है, उसका भी आई बटन पर आप क्लिक करोगे तो उसके भी लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको लिंक मिल जाएगा। और डीपीपी कहाँ मिलेगी वो भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद वाला पार्ट आप देखने के लिए वो चैनल जरूर देखना, वहां पर ही इसके नेक्स्ट वाले जो भी लेक्चर्स होंगे वो वहीं पर मिलेंगे। ठीक है ना, और मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी वीडियोस आपको फिजिक्स शाला चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम देख रहे हैं यहाँ पर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, साउंड के रिफ्लेक्शन जब किसी भी सरफेस से होता है तो क्या क्या लॉ वहां पर होंगे। देखो, इससे पहले वाला जो जस्ट टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि रिफ्लेक्टेड वेव की क्या इक्वेशन होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट वेव अगर आ रही है, यानी कि साउंड वेव, इंसिडेंट साउंड वेव अगर सरफेस से किसी एंगल पर टकराती है तो वो टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड जो साउंड वेव होगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी, कितने एंगल पर होगी। तो सेम चीज है जैसे लाइट में होता था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर बस क्या है कि जो लाइट जो इंसिडेंट साउंड वेव आती है तो यहाँ पर ये हमें पता है कि नॉर्मल हम इसको बोलते हैं। तो नॉर्मल के साथ सपोज ये आई इंसिडेंस एंगल आई बन रहा है, तो सरफेस से रिफ्लेक्शन के जस्ट बाद यहां पर जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसका भी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो आर बनेगा। ठीक है, तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। तो यहां पर फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। सेम चीज लाइट के केस पे भी रहती है। सेकेंड अगर हम बात करें यहां पर, अगर सेकेंड चीज की अगर हम बात करें तो यहां पर होगा, हमने देखा था कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट वेव
इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। जो ये तीनों वेव होंगी, ये तीनों वेव और ये दोनों वेव और नॉर्मल जो होगा वो एक ही प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर तीनों दो लो जो लाइट के केस में होते थे सेम यहाँ पर भी होते हैं। तो अगर आ जाता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सेम उसी तरीके से रूल को फॉलो करते चलना है बस। अब डिफरेंस दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा वो हम चेक कर ही सकते हैं, वो मैंने बता ही दिया। स्मूथ सरफेस के केस में कितना होगा और हार्ड सरफेस के केस में क्या होने वाला है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन से ही रिलेटेड एक फिनोमिना के बारे में मैं आपको बताता हूं, एको के बारे में। एको के बारे में आपने सुना होगा कि कई जगह अगर कभी भी हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, वहां पर अपना नाम या अपने किसी फ्रेंड का नाम अगर हम पुकारते हैं तो आसपास से हमें आवाज रिफ्लेक्शन मतलब वापस रिटर्न में आवाज सुनाई देती है, तो वो चीज होती है एको। अब एको कब हो सकता है, कंडीशन क्या होती है एको के लिए, वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। देखो इको में क्या होता है एक्चुअली कि इको में का मतलब होता है कि कोई भी साउंड जो है हमें बार बार सुनाई देती है। हमने कुछ वर्ड बोला या कोई चीज मैंने बोली या मैंने किसी को कॉल किया या किसी को मैंने कॉल मतलब मैंने किसी का नाम बोला, कोई भी वर्ड बोला, तो वो मुझे आसपास के रिफ्लेक्शन की वजह से बार बार वो साउंड सुनाई देती है। जैसे जब भी हम किसी भी हिल स्टेशन पर जाते हैं, हम किसी नाम को बोलते हैं तो हमने तो नाम बोल दिया, एक बार तो हमने जब बोला तब सुनाई दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद कई सारी सेम साउंड हमें बार बार सुनाई देती है कुछ टाइम तक, है ना, 2-3 बार हमें सुनाई देती है, तो वो चीज होती है एको मतलब रिपीटेशन। अब जो ये रिपीटेशन होता है, अब एक्चुअल में चीज क्या एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी साउंड वेव, जैसे अगर अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं इस रूम में जिस रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस रूम में अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से कई सारी साउंड वेव्स निकल रही है ना, इधर भी निकल रही होगी, इधर भी निकल रही होगी, और वो साउंड वेव वॉल्स से और सीलिंग से टकराकर मेरे ईयर्स पर वापस आ रही, तभी तो मुझे सुनाई दे रहा है। तो जब ये साउंड वेव वापस आती है तो ये साउंड वेव अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हुए आती है। जैसे इधर से जो गई वो कुछ सपोज 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, इधर से आई तो 5.001 की डिस्टेंस, इधर से कुछ मतलब डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन उनके बीच में गैप काफी कम रहता है। तो क्या होता है ऑलमोस्ट सारी की सारी साउंड वेव, जैसे सपोज इधर से जो साउंड वेव आई वो 0 सेकेंड पर मतलब 10 सेकेंड बाद आई, और सामने से जो साउंड वेव आई वो 10.01 सेकेंड के बाद आई, इधर से जो आई वो 10.02 सेकेंड के बाद आई। तो इसका मतलब थोड़ा सा जो कई सारी साउंड वेव के आने का जो डिफरेंस है, टाइम का जो डिफरेंस है वो काफी कम है, तो वो सारी साउंड वेव मुझे एक ही सुनाई देगी, वो मुझे लगेगा कि वो सिंगल साउंड वेव है। मेरा ब्रेन जो है वो ऐसे ही इंटरप्रेट करेगा। अब एको के टाइम पे जब हम हिल स्टेशन पर जाते हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी हम साउंड बोलते हैं, अब जैसे यहाँ पर कोई भी एक पर्सन है, ये जब बोल रहा है तो एक साउंड वेव चलेगी, ठीक है। अब ये जब बोल रहा होगा तब तो इसको एक बार खुद की साउंड तो सुनाई दी होगी, और यहां से ये साउंड वेव चलती है और इस हिल से टकराकर, पहाड़ी से टकराकर वापस आती है। तो अब क्या होगा, एक तो जब इसने बोला उसी टाइम पर इसको अपनी साउंड वेव सुनाई दी। अब जब ये डिस्टेंस कवर करती है, तो मान लो कि इस पर्सन से ये हिल जो है, ये पहाड़ी जो है वो डी डिस्टेंस पर है, तो डी डिस्टेंस से जाकर टकराकर वापस आती है, वी वेलोसिटी से जा रही है और टकराकर वापस आ रही है। अब क्या होगा, एक साउंड ऑलरेडी ये सुन चुका है, अब ये दूसरी साउंड जो वेव जो आ रही है, अगर इसको आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम अगर 0.1 सेकेंड से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, t अगर ग्रेटर देन है 0.1 सेकेंड से, तो यहां पर उसको जो पहली साउंड वेव और दूसरी साउंड वेव वो दोनों अलग अलग इमेजिन, उसको लगेगा ये दोनों साउंड वेव अलग अलग है। हमारा ब्रेन जो है, इसका ब्रेन जो है वो इसको अलग से इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। तो जो साउंड वेव के बीच का टाइम ड्यूरेशन होता है, 2 या 2 से ज्यादा साउंड वेव के बीच का, हमारे ईयर्स जो साउंड वेव रिसीव करते हैं, अगर उनके बीच का जो टाइम पीरियड है वो 0.1 सेकेंड से ज्यादा हो, तो वहां पर हमें एको सुनाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो एको के लिए कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर खड़ा होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पहाड़ी के जस्ट पास जाके खड़े हो गए तो एको नहीं, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, जहां से ही हमें एको सुनाई देगी, अदरवाइज हमें एको नहीं सुनाई देगी। तो क्या कंडीशन है, ये कंडीशन से हम लिखते हैं, तो टाइम निकाल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो है टोटल डिस्टेंस डी जाने में और डी आने में, तो 2d और वेलोसिटी हो गई v। इसको मैं लिख लेता हूं, एक जनरलाइज इक्वेशन ले लेते हैं, 340 मीटर पर सेकेंड। ये अब टाइम की कंडीशन यहां ले लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 2d डिवाइडेड बाई 340
और ग्रेटर देन 0.1, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये 170, तो d ग्रेटर देन 70 मीटर आ जाएगा। मतलब अगर कोई पर्सन किसी हिल से, किसी भी पहाड़ी से 17 मीटर, कम से कम 17 मीटर या 17 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस में खड़ा होके किसी को भी अपने किसी दोस्त का नाम बुलाता है तो वो वहां पर उसको उस नेम की इको जरूर सुनाई देगी। 17 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है और 17 मीटर से कम भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज यहाँ पर? तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस होगी फॉर इको। अब ये कम ज्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, वहां के टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग साउंड की वेलोसिटी कितनी, क्योंकि यहाँ मैंने साउंड की वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकेंड ली है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो इस हिसाब से हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव के बारे में। तो स्टैंडिंग वेव जो है और ऑर्गन पाइप वगैरह से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो कहां पर मिलेगा, वो आपको फिजिक्सशाला चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको देखना मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।